चलो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किए थे ना, प्रिपरेशन कर रहे थे। कितने प्रिपरेशन देख लिए थे? एक देखा था हमने, सबसे पहला था अल्कोहल से और एल्डिहाइड से, है ना, ऑक्सीडेशन। सिंपल था प्रोसेस, पढ़े हुए पहले भी अपन। बस एक नया रिएजेंट पढ़े थे उसमें, जोन्स वाला। बाकी तो KMnO4 K2Cr2O7 तो अपन कर ही रहे थे इतने दिन से, है ना। और फिर सेकंड क्या था? अल्किल बेंजीन एंड एल्कीन। इससे अपन एरोमेटिक वाले बनाए थे ना, बेंजोइक एसिड। क्या देखा था हमने कि जितनों के पास भी बेंजिलिक हाइड्रोजन है वो लोग सीधा COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आप मिथिल लो, इथिल लो, प्रोपिल लो, कोई सा भी कितना भी ज्यादा कार्बन का आप अल्किल ग्रुप लगा दो बेंजीन रिंग के ऊपर, हमेशा बेंजिलिक हाइड्रोजन की जगह ही COOH लगेगा। समझ रहे? बिकॉज दैट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव। ये अपन ने रीजन दिया था, ठीक है। और उसके बाद अपने देखा था कि उसमें 2 डिग्री वाले में भी वही काम हो रहा था, बट 3 डिग्री वाले में काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 3 डिग्री वाले में एक भी हाइड्रोजन नहीं था, बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं था मतलब, ठीक है। तो इसलिए वाले नहीं करेंगे। और एल्कीन का हमने देखा था कि एल्कीन में आपका बन रहा था एसिड, एल्कीन का ही बनाया था ना एसिड, ठीक है। अपन ने देखा था कि एल्कीन का जब ओजोनोलिसिस करते थे तो एल्डिहाइड कीटोन बने थे, तो एल्कीन के ऑक्सीडेशन से हम एसिड भी बना सकते हैं। एक स्टेप तो और आगे बढ़ाना है ना। आप एल्डिहाइड कीटोन तक तो पहुंच ही गए थे, थोड़ा सा और करोगे तो एसिड भी बन जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या? अच्छा, नाइट्राइल एंड नाइट्राइल एंड अमाइड्स। हाँ, तो पहले नाइट्राइल को अपन ने अमाइड में कन्वर्ट किया था, देन अमाइड का हाइड्रोलिसिस करके हमें एसिड मिल गया था। एंड फोर्थ मेथड वाज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अपन CO2 लिए थे, अडक्ट बनाए थे। बाकी पूरा प्रोसेस वो एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने वाला ही है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके जो अपन ने एल्डिहाइड बनाया है, सॉरी एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बनाया है, याद है? फॉर्मेल्डिहाइड लिए थे तो 1 डिग्री अल्कोहल बना था। एनी अदर एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बने थे, और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बने थे। क्या लिया था साथ में हमने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये अल्कोहल्स बने थे। अब अपन को एसिड बनाना है ना, तो इनको ना लेकर के क्या लेंगे? CO2, ठीक है। तो क्या बनेगा? एसिड, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले अडक्ट बनेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, आपको क्या मिल जाएगा? एसिड, ठीक है। चलो अगला मेथड देखते हैं, नेक्स्ट। मैंने क्या बताया, 2 मेथड और बचे हैं, और वो दोनों मेथड कौन से? इनके डेरिवेटिव से ही। डेरिवेटिव इनके कौन कौन होंगे आपके? अमाइड एक और, अमाइड तो अपन बना चुके एक बार, है ना। अमाइड के अलावा एस्टर भी है, एसिड एनहाइड्राइड्स भी है, और एसिड क्लोराइड भी है। तो इनसे बनाएंगे इनके डेरिवेटिव से, ठीक है। तो लिखेंगे कौन सा मेथड होगा ये? फिफ्थ ना? हाँ, लिखेंगे फिफ्थ मेथड। फ्रॉम एसिल हालाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। फ्रॉम एसिल, या एसिड भी लिख सकते हो वर्ड, है ना। एसिड एसिल दोनों यूज कर सकते हैं। फ्रॉम एसिल एनहाइड्राइड एंड हालाइड्स। वही एक होता है आपका CH3COCl, और एक होता है CH3CO का ट्वाइस O। ये एनहाइड्राइड और ये क्लोराइड, ठीक है। हाइफन डाल के लिखेंगे, दीज आर हाइड्रोलाइज्ड बाय, अगेन देखो पानी ले रहे हैं, दीज आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, these are hydrolyzed by water to give carboxylic acid, to give carboxylic acids. To give carboxylic acid, or more readily, or more readily, or more readily with an aqueous base, or more readily with an aqueous base to give carboxylate ion, to give carboxylate ion, which upon acidification, which upon acidification gives corresponding acids, gives corresponding acids. रिएक्शन लिखना, CH3COCl प्लस सीधा हाइड्रोलिसिस करा दो,
तो CH3COOH प्लस क्या बचेगा, HCl। HCl आएगा, अरे इधर से Cl बाहर आया, इधर से H बचा, OH तो लग गया ना उधर, ठीक है। ओके, दूसरा अपन ने क्या लिखा कि पहले आप इसको फर्स्ट स्टेप में एक्वस बेस के साथ, सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन। तो पहले देखो, पहले ये मिलता है CH3COO नेगेटिव एसिटेट कार्बोक्सिलेट आयन, लिखे हो ना, फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन से आपको मिल जाएगा एसिड। तो CH3COOH प्लस, इसमें क्या निकलेगा, कोई HCl बनेगा लास्ट स्टेप में, NaCl बनेगा सर, NaCl, ठीक है। सेम चीजें एनहाइड्राइड के साथ भी होगी, ठीक है, बस ये कि बाई प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा ना, यहां से आपका Cl निकल रहा था ना, वहां पे CH3CO निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट, by hydrolysis of ester and amides, last process of preparation by hydrolysis of ester and amides। देखो हाइड्रोलिसिस अपन कई तरीके से करते हैं ना, या तो डायरेक्ट पानी, या तो एसिडिक के साथ, या तो बेस के साथ, सब में पानी है, बट ये कि एसिड और बेस के साथ थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। हाँ, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स एंड अमाइड्स, एस्टर आपके RCOOR होते हैं, एस्टर्स आर RCOOR, और अमाइड्स आर RCONH2। ये चारों बनाएंगे भी अपन प्रॉपर्टी में, इसका अपन प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं एसिड की, तो अभी चारों से एसिड बना रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन चारों को एसिड से बनाएंगे, ठीक है। हाँ लिखेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स विथ मिनरल एसिड्स, hydrolysis of esters with mineral acids will directly give carboxylic acid, will directly give carboxylic acid, will directly give carboxylic acid। यहां भी देखो, अगर आप बेस नहीं लेते ना, सीधा एसिड लेते ना, तो भी आपको फर्स्ट स्टेप में एसिड मिल जाता, बेस लिए तो Na जुड़ा, और फिर अगले स्टेप में एसिडिफिकेशन करके अपन ने फाइनल एसिड बनाया। यहां भी देखो, गिव्स डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड, पर अगर वही हाइड्रोलिसिस आप एल्कली के साथ करोगे तो पहले कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, एसिडिफिकेशन के बाद एसिड मिलेगा, ठीक है। ओके, रिएक्शन लिखो, सॉरी, CH3 CH2 CH2 COO C2H5, कितने कार्बन हो गए, 4 इधर और 2 उधर, इसका नाम लिखना, इथिल ब्यूटानोएट, इथिल ब्यूटानोएट। ये अनलाइक एस ईथर है ना, ईथर में क्या होता था ना, वो किसके साथ जाता था, छोटे वाले के साथ, यहाँ उल्टा हो रहा है ना, ये पूरा ब्यूटानोएट हो गया, दिख रहा है, और ये इथिल अलग, इथिल ब्यूटानोएट, इसका सफिक्स O8 है, ठीक है। हाँ सीधा क्या करो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, प्लस लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, सीधा वो एरो मार करके ऊपर H3O पॉजिटिव लिख देना, H3O पॉजिटिव का मतलब ही होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और आपको एसिड मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। और दूसरा वाला क्या मिलेगा, बचा ना, C2H5 बचा ना, इतना तो एसिड दे दिया, हाँ इथेनॉल अल्कोहल बनेगा। अरे ये पढ़े अपन, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है ये, स्यूडोफॉस्फेट, अरे वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोस,
कैसे कर, ये अलग थोड़ी ना है, ये केमिस्ट्री, ये वाला एस्टर थोड़ा ना अलग है, वो वाला एस्टर थोड़ा ना अलग है, एक ही चीज तो है। ठीक है, बेंजोइक एसिड बना के दिखाओ तो चलो, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड चाहिए मुझे, ये प्रोडक्ट ये है, बताइए रिएक्टेंट क्या लेना पड़ेगा अगर मुझे ये बनाना है तो। साथ में कोई भी अल्कोहल बना दो, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे बेंजोइक एसिड चाहिए। बताओ तो कौन सा एस्टर लोगे। थोड़ा ऊपर वाले रिएक्शन को समझोगे तो आपको ये नीचे वाले का समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाले में हमने जो एस्टर लिया था उसमें इतना पार्ट जो है, हाँ, इथाइल बेंजोइट, देखो ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ये रहा COO एंड R के लिए इन्होंने इथाइल दिया, आप मिथिल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मिथेनॉल बनेगा, इनका इथेनॉल बन रहा है। ठीक है, सेम प्रोसेस, C2H5, ठीक है, अमाइड के साथ भी सेम रिएक्शन है ना, अमाइड के साथ अपन पीछे कर चुके ऑलरेडी अमाइड का रिएक्शन। बना लो अमाइड के साथ भी, बेंजोइक एसिड ही बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाओ तो अमाइड के साथ। ये रहा आपका बेंजीन रिंग, CONH2 बेंजामाइड, ये मिल गया आपको बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तू तो बताया था क्या बनेगा, अमोनिया, क्या बनेगा, अरे H2O में से OH इधर दे देना, H कुछ को दे देना, जो निकला है बाहर तो कुछ तो दोगे ना उसको, निकाले हो बाहर तो, ठीक है, तो अमोनिया बन गया वो। ठीक है, प्लस अमोनिया लिख लेना। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बनाएगा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपस में भी और पानी के साथ भी, आपस में बनाने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और पानी के साथ बनाने के कारण उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, याद रखना है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में बनाएगा कोई कंपाउंड तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उससे, और अगर पानी के साथ बनाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, जैसे ईथर आपस में नहीं बना पा रहे थे तो इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट कम था, है ना, पर पानी का तो बना रहे थे, इससे सॉल्युबल थे। वही अल्कोहल आपस में ही बना रहे थे, पानी के साथ भी बना रहे थे, तो ईथर और अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, अल्कोहल, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दिया था ना मैंने उस समय ऑर्डर वाला, तो आपने लोगों ने ईथर को पहले कर दिया था अल्कोहल, ईथर शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, है ना, एक उसमें ईथर भी था और एक लास्ट में एक अल्कोहल भी था। चलो लिखना है इसमें, फर्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी का ही लिख लो, फर्स्ट सॉल्युबिलिटी, सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड having up to 4 carbon atoms, सिंपल, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला लिख रहे हैं अपन, है ना, दैट इज योर व्हाट, सॉल्युबिलिटी, हाँ, सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड up to having up to 4 carbon atoms, having up to 4 carbon atoms are miscible in water, are miscible in water due to the formation of hydrogen bonds with water, due to the formation of hydrogen bonds with water, hydrogen bonds with water। ठीक है, पर हमने हमने हर बार लिखा है हर में कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होती जाएगी, तो हायर मेंबर्स आर इनसॉल्युबल। ठीक है,
Full stop. Higher members are practically insoluble. Higher members are practically insoluble because of low extent of hydrogen bonding. Because of low extent of hydrogen bonding. Because of low extent of hydrogen bonding. ठीक है. Second point, boiling point. Second property लिखना, boiling point. Second property, boiling point. Hyphen डाल के लिखो. Boiling points are much higher than those of hydrocarbons. Boiling points are much higher than those of hydrocarbons and somewhat higher than those of aldehydes ketones and even alcohols and somewhat higher than those of aldehydes, ketones and even alcohols of comparable molecular masses. मतलब एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से भी ज्यादा है. जैसे 2 कार्बन का एसिड लिया आपने और वहां पे भी 2 या 3 कार्बन का एल्केन लिया, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का कीटोन. इन सब का जब बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करके सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एसिड का. नीचे लाइन लिखेंगे, दिस मीन्स दैट carboxylic acids form even stronger intermolecular hydrogen bonds. This means that carboxylic acids form even stronger intermolecular hydrogen bonds than alcohol. Full stop. Also because of hydrogen bond, they exist as cyclic dimers. ये क्या होते हैं देखो एक बार. डाइमर समझ गए ना, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, बट साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा. कुछ ऐसा समझना, RCOOH. एक और मॉलिक्यूल लेता हूं, RCOOH, लाइक दिस. ठीक है. अब यहां ये नेगेटिव, यहां ये पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन. बन रहा साइकिल. दिस इज साइक्लिक डाइमर. ठीक है. हमने इसका एक क्वेश्चन भी देखा था, बेंजोइक एसिड था वो, इसमें सॉल्यूशन चैप्टर में एसोसिएशन होता ना, ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन लीड्स टू एबनॉर्मल मोलर मासेस. ये वही तो है. ठीक है. तो इसमें हो रहा है अभी एसोसिएशन, बिकॉज डाइमर बन रहा है, एसोसिएशन हो रहा है. ठीक है, बना लो उसको. डिसोसिएशन भी होता है इनमें, बट हमें पता नहीं ये वीक एसिड्स होते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड्स हैं थोड़े, तो उनका डिसोसिएशन उतना ज्यादा नहीं होता है. डिसोसिएशन इनका मान लो 0.9% इस टाइप का या 1% इस टाइप का डिसोसिएशन होगा. यानी 100 में 1-2 मॉलिक्यूल हो सकता है डिसोसिएट हो रहे होंगे. दैट इज व्हाई दे आर वीक एसिड्स. देखिए, एसिड्स का स्ट्रॉन्ग होना मतलब बहुत सारे H पॉजिटिव होना. अगर बहुत सारे H पॉजिटिव नहीं है मतलब वो एक वीक एसिड है. डेफिनेशन ही ये थी ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द वन व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस. इसलिए इनका मोलार मास 120 आएगा. अगर आप एसिटिक एसिड लोगे तो मोलार मास कितना आएगा? 120. पर एक्चुअली में एसिटिक एसिड का मोलार मास कितना होता है? 60. CH3COOH, कार्बन का 12 12 24,
4 हाइड्रोजन का 4 और इसका 32 ऐड करके आएगा ये 60। पर दो मिक्स हो जाएंगे तो सॉल्यूशन में तो वो एक ही दिखेगा ना, तो उसका मोलार मास 120 कैलकुलेट होगा जब आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, तो मोलार मास बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा। डिसोसिएट होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, तो मास कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज इससे पहले लिखते हैं फर्स्ट कैटेगरी रिएक्शन इन्वॉल्विंग। रिएक्शन इन्वॉल्विंग, यहां भी बहुत सारी बॉन्ड है ना, देखो आर के साथ सी की बॉन्ड है, सुन रहे क्या, आर के साथ सी की बॉन्ड है, सी के साथ ओ की बॉन्ड है, ओ के साथ एच की भी बॉन्ड है। तो ये सब टूटेंगे तो अलग अलग टाइप से बिहेव करेगा ये। जैसे अगर ये टूटता है तो एसिडिक बिहेवियर हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या, लिखेंगे ये निकला था तो माना वो एस्टेरिफिकेशन हुआ था। तो लिखेंगे पहला रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ बॉन्ड एच बॉन्ड, मतलब पहले अपन एसिडिक नेचर पढ़ने वाले हैं, ओ बॉन्ड एच बॉन्ड। अब ये वीक एसिड क्यों अपन को आज पता चलेगा, वो तो अपन डेफिनेशन बोलते हैं कि हाँ सर ये वीकली डिसोसिएट होता है, बट आज अपन करेक्ट रीजन पढ़ेंगे कि वीकली डिसोसिएट क्यों हो रहा है, क्यों एच पॉजिटिव निकल नहीं पा रहा है, बताओ क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्या रोक रहा है एच पॉजिटिव को निकलने से। हाँ, कार्बन ग्रुप का क्या, कार्बन ग्रुप ऐसा क्या कर रहा है जो रोक रहा है इसको, कौन सा, ये कार्बन की ये कार्बन, लेफ्ट वाला की राइट वाला, राइट वाला रोक रहा है उसको, राइट वाला रोक रहा है, बट किसके कारण रोक रहा है, लेफ्ट वाले कारण, एग्जैक्टली आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के कारण यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो एच विल फील डिफिकल्ट टू लीव। ये तो पढ़े थे ना अभी अपन, अल्कोहल में भी तो देखे थे कि जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप लगते जा रहे थे एसिडिक नेचर कम होता जा रहा था। 1 डिग्री अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। 3 डिग्री में जितने ज्यादा आपके आर ग्रुप थे दे वर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ऑक्सीजन, नहीं निकलने दे रहे थे एच को, दैट इज व्हाई एच जल्दी डिसोसिएट नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ कार्बन। और ऐसा कोई कार्बन हमारे मिनरल एसिड्स में नहीं होता, ना H2SO4 में है, ना HCl में है, ना HNO3 में, तो दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, करेक्ट। ठीक है, चलो तो क्या लिखे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ बॉन्ड एच बॉन्ड, ब्रैकेट में लिखना एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। ठीक है, तो चलो इसको पानी में डालते हैं, RCOOH, पानी के बिना तो ना ये एसिड होगा, है ना, और इसका रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाला देते हैं अपन, देखिए वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता, तो RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, या H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो चाहो तो आप, देखिए H पॉजिटिव जब निकलेगा बाहर तो H2 के साथ मिलकर H3O पॉजिटिव भी बनाता है, तो H पॉजिटिव भी बोला जा सकता है, H3O पॉजिटिव भी, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, इससे अपन K का वैल्यू निकालते थे, याद है, K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जो कि क्या होता था, हाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर में और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे में। ठीक है, वाटर को नहीं लूंगा क्योंकि वो प्योर लिक्विड है, कांस्टेंट। ठीक है, या आप पहले के लिखो फिर वाटर को मल्टीप्लाई कर दो, के इंटू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट इज अ न्यू कॉन्स्टेंट, के, करेक्ट, क्या था, ठीक है। अब के का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, यानी कि H3O पॉजिटिव का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली के का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, एंड वाइस वर्सा चलेगा। और पीकेए भी निकालते थे अपन इक्विलिब्रियम में, तो पीके होता था आपका माइनस लॉग ऑफ के, ये उल्टा होता है, तभी तो नेगेटिव साइन लगा ना आगे, तो यानी कि के की वैल्यू अगर बड़ी है तो पीके छोटा होगा एंड एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, एंड उल्टा के का वैल्यू कम होगा तो पीके का वैल्यू ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर कम होगा। तो देखो अगर आपको के का वैल्यू पीके का वैल्यू दे दिया है और एसिडिक नेचर बता रहा है, तो ध्यान रखना के से एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पीके से एसिडिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रिएक्शन लिख लिए, लिख लो ये पूरा।
के का नाम लिखे ना, के का है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये ऐसे लिख लोगे चलेगा कि लिखवाऊं सेंटेंस में, समझ में आ जाएगा? एसिड्स को अपन प्रोटॉन डोनर भी बोलते थे ना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कंसेप्ट से। दे आर प्रोटॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, प्रोटॉन डोनर्स, liberates H positive, Arrhenius concept, turns blue litmus paper red, classical concept, sour in taste, classical concept. हो गया? इसका एसिडिक नेचर का रीजन लिखते हैं, नीचे लिखना। हो गया, ये हटा दो। इसका स्ट्रक्चर बनाना जो अपन लास्ट क्लास में भी इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था ना, आर सी ओ ओ एच। रेजोनेंस स्टार्ट कहां से होगा? ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना, तो मजबूरन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ आना पड़ेगा, जिससे ये वाली बॉन्ड थोड़ी सी वीक हो जाएगी, इसलिए एच निकल सकता है। ठीक है, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लो, आर सी ओ। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा और एच। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन खींच लेगा अपने पास, तो बन जाएगा एसीटेट, मतलब कार्बोक्सिलेट। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट। एसीटेट तो सिर्फ 2 कार्बन के लिए बोलोगे ना, जनरल क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलेट। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन में भी रेजोनेंस होगा ना। कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा? आर सी ओ ओ नेगेटिव। ठीक है, तो अगेन जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, ये अगर इधर गया तो ये इधर आ जाएगा, तो आर सी ओ। ठीक है, क्लियर है? जो पहले ये था ना, वो अब ये बन गया है, और जो पहले ये था अब ऊपर वाला बन गया है। ठीक है, तो ऊपर बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये बना हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, नीचे लिखेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, comma, oxygen atom attracts the electrons due to the presence of positive charge. Oxygen atom attracts the electrons. किसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन एटम? नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं इस वाले की बात कर रहा हूं। अपन पॉजिटिव चार्ज लिखे है ना, तो देखो तो अच्छे से किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। क्या इस वाले ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है क्या? इससे थोड़ा खींचा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, उसके कारण अल्टीमेटली इसको पॉजिटिव मिल गया, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। समझे कि नहीं? फिर से लाइन रीड करो, क्या लिखे हो? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ, हाँ, ओ बॉन्ड एच बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ओ बॉन्ड एच बॉन्ड। हाइड्रोजन कैसे बोल सकते हो? हाइड्रोजन की थोड़ा है वो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है।
attracts the electrons of the O bond H bond towards itself, resulting in weakening the bond, which ultimately breaks to split off a proton, तो ये रीजन है इसके एसिडिक होने का। वीकली एसिडिक होने का रीजन क्या है? आर ग्रुप। ठीक है, तो अगला एक सब हेडिंग इसी में डालना, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। Comparison of acidic nature of alcohols and carboxylic acid. सुने क्या? इसके किसी भी कंपैरिजन कर रहे हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में। दोनों एसिडिक है ना, हालांकि हमारे अल्कोहल्स वीकली एसिडिक थे और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी वीकली होंगे। उसका एक कारण देखो ये है कि RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड में जब डिसोसिएशन होता है तो RCOO नेगेटिव जो बनता है कार्बोक्सिलेट, उसमें रेजोनेंस होकर के स्टेबिलिटी रहती है। बट ये चीज हमारे एल्कोक्साइड आयन में नहीं होती। वहां तो एल्कोक्साइड बनेगा ना, आरओएच में क्या बनेगा? एल्कोक्साइड। वहां भी आपका आरओ नेगेटिव निकला और एच पॉजिटिव दोनों में निकल रहा है, तो एसिडिक नेचर दोनों है ना। अब फर्क ये है कि किसका रिमेनिंग आयन ज्यादा स्टेबल है। जिसका रिमेनिंग आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो उसको रहने देगा, एच पॉजिटिव को अकेले घूमने देगा। पर अगर ये अनस्टेबल है तो ये वापस से एच पॉजिटिव के साथ अटैच होकर ये बना देगा। यहाँ पे मेन रीजन बस यही है कि एल्कोक्साइड आयन जो बना है दैट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ का रेजोनेंस तो अभी अपन ने देखा। ठीक है, तो लिखो इसका नीचे रीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स। ये गिव रीजन में आ सकता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर much stronger acids than alcohols, Full stop. This is due to the reason that both carboxylic acid and carboxylate anion. This is due to the reason that both carboxylic acid and carboxylate ion are stabilized by resonance. Whereas alkoxide ion do not show resonance and hence are destabilized. ठीक है, चलो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कंपैरिजन करते हैं। नीचे लिखना, कंपैरिजन बिटवीन फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल और अल्कोहल का तो कर चुके हैं ना अपन कंपैरिजन, जिसमें फिनॉल ज्यादा एसिडिक था, है ना, अल्कोहल कम एसिडिक था, वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक था, ये भी देखे थे अपन, है ना। हाँ, इसमें डाल के लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर
stronger acids than phenol. Carboxylic acids are much या more stronger acids than phenol. रेजोनेंस तो दोनों में ही है, पर ऐसा क्यों हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक हुआ फिनॉल से? वो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर more stronger acids than phenols. Full stop. Though both carboxylate ion, though both carboxylate ion, though both carboxylate ion and phenoxide ion, यही दोनों तो बनेंगे ना H निकलने के बाद, इधर कार्बोक्सिलेट बनेगा, इधर फिनॉक्साइड बनेगा. तो both carboxylate ion and phenoxide ion show resonance, show resonance, show resonance. But in case of phenoxide ion, but in case of phenoxide ion, but in case of phenoxide ion, negative charge is on, negative charge is on less electronegative carbon atom. Negative charge is on less electronegative carbon atom in some of its structure, in some of its structure. ये समझे क्या लिखा है? अब जो फिनॉल बनाते हैं ना, ये फिनॉक्साइड आयन, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव दौड़ता है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना. तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, बट किस पे है? कार्बन पे. और कार्बोक्सिलेट आयन में दोनों स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज कहां पर है? ऑक्सीजन पे, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. वही लिख रहे हैं अपन कि इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन negative charge is on the less electronegative carbon atom in some of its structure. Full stop. Therefore their contribution towards the resonance stabilization, therefore their contribution towards resonance stabilization is very small, is very small. ठीक है, चलिए नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके लिखेगा. इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स on the acidic strength of, effect of substituents on the acidic strength of, on the acidic strength of on the acidic strength of acids, on the acidic strength of acids. भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या होगा? आप कुछ सोचिए, अगर ये हम लेट्स से बेंजोइक एसिड की बात करते हैं ना, बेंजोइक एसिड में अगर मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन पर क्या बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो H पॉजिटिव को निकलना मुश्किल हो जाएगा, एसिडिक नेचर कम हो जाएगा. और अगर इसकी जगह मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन की जगह, तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन तो दूर रहना चाहिए यहाँ से. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर कम करेगा. तो नीचे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप stabilizes the carboxylate ion, electron withdrawing group stabilizes the carboxylate ion by dispersing negative charge, by dispersing, उससे नेगेटिव चार्ज खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे वो ग्रुप, by dispersing negative charge
and hence increases the and hence increases the and hence increases the acidity of the carboxylic acid, and hence increases the acidity of the carboxylic acid, acidity of the carboxylic acid. ठीक है, एक और लाइन लिखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो स्टेबलाइज कर रहा था कार्बोक्सिलेट, ये डिस्टेबलाइज करेगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप destabilizes the carboxylate ion, destabilizes the carboxylate ion, destabilizes the carboxylate ion, thereby intensifying, वो डिस्पर्स कर रहा था नेगेटिव चार्ज को, ये और बढ़ा देगा नेगेटिव चार्ज को, thereby intensifying the negative charge, thereby intensifying the negative charge, and hence decreases the acidity, and hence decreases the acidity, and hence decreases the acidity. ठीक है, कुछ कंपाउंड्स है ना, इसको अरेंज करना तो एसिडिक नेचर में सबको है ना. लिखो कंपाउंड्स के नाम लिखो या क्वेश्चन टाइप का लिख लो. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. मैं नाम बोल रहा हूं ना, स्ट्रक्चर आप लोग बनाओगे, इतना आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए. बोलो नाम. चलिए, बेंजोइक एसिड, पहले नाम लिख लो सारे, कॉमा दे देके, फिर आप लोग स्ट्रक्चर बनाते रहना. बेंजोइक एसिड बनाए, कॉमा देके, मतलब पहले लिख लो बेंजोइक एसिड का कॉमा देके लिखना. पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड, फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. नेक्स्ट पैरा टोलुइक, TOLUIC. देखो ये टोलुइन और बेंजोइक एसिड को मिक्स करके टोलुइक एसिड बना दिया. अल्टीमेटली है क्या, COOH के पैरा पोजीशन पे मिथिल लगाना है, समझ रहे हैं क्या. तो पैरा टोलुइक एसिड. और एक आप मुझे बताना कि सर अगर ये ऐसा है तो वो कैसा होगा ना, पैरा एनिसिक एसिड. हाँ हाँ, एनिसॉल वाला है ये. तो एक तरफ OCH लगा देना, बन जाएंगे स्ट्रक्चर सारे. जल्दी बनाओ.
हो गया? हाँ, देखो सबसे पहले आएगा आपका पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, है ना, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर सेकेंड नंबर पे आएगा आपका पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड, सेकेंड नंबर पे। बाकी जो मिथिल एनिजोल ओएच लगे ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये तो डिक्रीज करेंगे, तो बीच में आ जाएगा आपका बेंजोइक एसिड थर्ड नंबर पे। ठीक है, फिर आएगा टॉलुइक वाला एसिड, फिर आएगा एनिसिक, और सबसे लास्ट में, मतलब देखो इन तीनों में भी आपस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट किसका है? टॉलुइन का, फिर एनिजोल वाले का, और सबसे कम है ओएच वाले का। ठीक है, यानी कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, एक नोट में पॉइंट लिखना, नोट में एक पॉइंट लिखो, द एसिड वीकनिंग, नोट में एक पॉइंट लिखिए, द एसिड वीकनिंग इफेक्ट ऑफ, द एसिड वीकनिंग इफेक्ट ऑफ, द एसिड वीकनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, डोनेटिंग वाला वीकन करता है ना, और विड्रॉ करने वाला स्ट्रेंथन करेगा। द एसिड वीकनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स and acid strengthening effect of, and acid strengthening effect of, and acid strengthening effect of electron withdrawing substituent। लाइन समझ में आई दोनों? एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो एसिड की स्ट्रेंथ को वीकन करेगा वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो एसिड की स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले सब्स्टिट्यूएंट्स। इज मोर प्रोनाउंस्ड एट, is more pronounced at, is more pronounced at para than at meta position, is more pronounced at para than at meta position, than at meta position, ऑर्थो की सबसे कम। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करते हैं, नीचे 4 कंपाउंड लिखना, देन एट मेटा पोजीशन, है 4 कंपाउंड लिखवा रहा हूं, लिखो ऑर्थोटोलुइक एसिड, मेटाटोलुइक एसिड, पैराटोलुइक एसिड, और एक बेंजोइक एसिड। 4 कंपाउंड हो गए। एक आपका हुआ बेंजोइक एसिड, जिसमें ये सीधा कहां लग रहा है? COOH। फिर मैंने बोला एक ऑर्थोटोलुइक एसिड, इसका मतलब ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है। मेटाटोलुइक एसिड, यानी कि मेटा पोजीशन पे CH3 है, एंड पैराटोलुइक एसिड, यानी कि पैरा पोजीशन पे CH3 है। तो अभी अपन ने जो लिखा है कि तीनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों ही वीकन कर रहे होंगे, बट द वीकनिंग इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट पैरा देन मेटा और फिर ऑर्थो। ठीक है, तो इसका ऑर्डर लिख लो, सबसे ज्यादा कौन होगा? सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा इनमें? वीकनिंग ज्यादा पैरा में करेगा ना, तो वो सबसे कम एसिडिक नहीं हुआ, तो ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। देखो पहला ऑर्थो, ये फर्स्ट हो जाएगा, फिर बेंजोइक, फिर आपका मेटा, और सबसे वीक एसिड होगा पैरा। वीकनिंग में सबसे वीकन कौन करेगा? पैरा वाला, यही लिखे अपन कि वीकनिंग इफेक्ट भी पैरा पोजीशन पे ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू मेटा, और ऑर्थो सबसे कम वीकन करेगा, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, इसे कुछ रिएक्शंस तो एसिडिक वाले सारे लिख सकते हैं ना, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड प्लस कार्बोनेट सॉल्ट गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सारे एसिड के रिएक्शंस हैं। ठीक है, रिएक्शन नीचे लिखो, एक साथ ही लिख लेते हैं पूरे रिएक्शंस। रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक नेचर, अभी तक तो अपन एसिडिक नेचर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कंपैरिजन ही कर रहे थे। रिएक्शंस तो अब लिख रहे हैं, रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक नेचर, तो इसमें फर्स्ट लिख लेना रिएक्शन विथ मेटल, तो RCOOH प्लस मेटल gives you salt
मेटल का सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगेन एसिड प्लस बेस NaOH gives you salt RCOONA प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन। तीसरा कार्बोनेट सॉल्ट के साथ RCOOH प्लस सोडियम कार्बोनेट ले लो या बाई कार्बोनेट ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, अगेन वही सॉल्ट RCOONA, बट गैस मिलेगी CO2 एंड H2। ये सारे हमारे एसिड की रिएक्शन है, नथिंग न्यू, 10th से पढ़ते आ रहे हैं अपन एसिडिक के नेचर। ठीक है, ये हमारा पहला कैटेगरी हुआ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H बॉन्ड, फर्स्ट कैटेगरी। इसको ये नंबर दी हो तो अगली कैटेगरी सेकंड लिखना। रिएक्शन इन्वॉल्विंग reactions involving cleavage of reactions involving cleavage of C bond OH bond। अब इसको तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे तो सारे डेरिवेटिव बन जाएंगे, सुन रहे हो क्या, OH को हटा के तो Cl लगाते हैं, OH को हटा के NH2 लगाते हैं, OH को हटा के OR लगाते हैं, तो बन गया ना हमारे एसिल क्लोराइड, अमाइड, एस्टर और ऐसी एनहाइड्राइड भी बनेगा। सुन रहे क्या, तो ये चारों रिएक्शन हमारे इसके अंदर आएंगे। OH को हटा के Cl लगाओ, OH को हटा के NH2 लगाओ, OH को हटा के OR लगाओ, है ना, OH को हटा के RCO लगाओ, तो हमारे सारे चारों के चारों डेरिवेटिव बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला फर्स्ट लिखना ए, चार रिएक्शन पढ़ेंगे चारों को बनाने के लिए। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स में आप लोगों को हर बार कैसे समझाता हूं, दो एसिड बनाता हूं और दोनों में से पानी निकालते हैं, और पानी निकालने के बाद एक O दोनों के लिए कॉमन हो जाता है और RCO नीचे। कैसे, देखो RCOOH RCOOH, ये निकल गया पानी, ये O दोनों के लिए कॉमन, RCO का ट्वाइस O, यही तो है एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यानी पानी निकालना है, तो पानी निकालने के लिए हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4, एक और होता है फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी होता है P2O5, ये सब पानी निकालता है। ठीक है, तो लिखो हाइफन डाल के, क्या लिख रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड लिख लिए, हाइफन डाल के लिखो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, when carboxylic acids are heated in the presence of, when carboxylic acids are heated in presence of a strong dehydrating agent, a strong dehydrating agent such as phosphorus pentoxide, such as phosphorus pentoxide, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना P2O5, जैसे वेनेडियम पेंटॉक्साइड पढ़े ना V2O5 था वो, ये P2O5 है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड ब्रैकेट में P2O5 और कंसंट्रेटेड H2SO4, और कंसंट्रेटेड H2SO4, और कंसंट्रेटेड H2SO4, comma, acid anhydrides are obtained, acid anhydrides are obtained by elimination of a molecule of water, acidic anhydride are obtained by elimination of water molecule, by elimination of water molecule from two molecules of acid, from two molecules of acid, from two molecules of acid। रिएक्शन लिख लो, P2O5 या कंसंट्रेटेड H2SO4, CH3CO, CH3CO, और ये O दोनों के लिए कॉमन। ठीक है, उसी को आप ब्रैकेट वाला भी लिख सकते हो, जैसा अपन लिखते हैं हमेशा, CH3CO दोनों में है, ट्वाइस हो गया और एक O बाहर। समझ रहे क्या, दोनों चीजें सेम लिखी हुई है, बस ये कि ऊपर वाले में हमने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है, नीचे वाले में थोड़ा कंडेंस बना दिया फॉर्मूले को।
ठीक है, चलिए इसका सेकेंड रिएक्शन लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, दूसरा डेरिवेटिव। इसमें भी पानी निकालना है, बट एसिड और अल्कोहल से पानी निकालना है। ये तो अपन पढ़े हैं, है ना, अल्कोहल में पढ़े ना ये रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो एसिड का रिएक्शन करवाएंगे हम अल्कोहल के साथ, तो हाइफन डाल के लिखेंगे, when carboxylic acids are heated with, when carboxylic acids are heated with alcohols or phenols, when carboxylic acids are heated with alcohols or phenols in presence of in presence of concentrated H2SO4, when carboxylic acids are heated with alcohols, या फिनॉल भी ले सकते हैं ना अगर आपको वैसा एस्टर चाहिए तो, एरोमेटिक वाला, और फिनॉल्स, in presence of concentrated H2SO4, comma, esters are formed, esters are formed, esters are formed। और रिएक्शन का नाम क्या है, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, reaction is called as esterification, reaction is called as esterification। देखो जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, RCOOH प्लस R-OH, ये रहा पानी बाहर, कंसंट्रेटेड H2SO4, रिजल्टेंट क्या बनेगा, RCOOR डैश एस्टर। आप इथेनॉइक एसिड ले लो, इथेनॉल ले लो, इथिल इथानोइड बन जाएगा, इथिल इथानोइड। ठीक है, इथिल इथानोइड। क्लियर है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड और हालाइड में, अल्किल हालाइड में क्या डिफरेंस है, वो RX होता था, ये RCOCl है, मतलब वो RCl था, ये RCOCl है ना, तो उसको अपन बनाते थे लेट से अल्कोहल से, अल्कोहल नहीं लेते थे क्या, SOCl2, तो बन जाता था अपना RX। अगर सेम रिएक्शन में RCOOH के साथ कराऊंगा तो नहीं बनेगा वही चीज जो बनाना चाह रहे हैं, RCOCl। देखो जो चीज यहां हो रही है वही चीज यहां भी करेंगे। क्या हुआ यहां पर, देखो ROH था, OH हटा, Cl आया, RCOOH है, OH हटा, Cl आया, और बदले में वही बनेगा SO2 एंड HCl। अरे हाँ ना, यही काम हम PCl3 और PCl5 के साथ भी तो करवा सकते हैं ना। मतलब जिस मेथड से अपन अल्कोहल से हेलो एल्केन बना रहे थे, ध्यान से सुनना, जिस मेथड से अपन अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाए जिसमें एक एक O कम होता है एसिड से, उसी मेथड से एसिड से एसिल क्लोराइड भी बना सकते हैं, वो अपने आप इसमें बढ़ी जाएगा रिएक्टेंट में। ठीक है, तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ, क्या लिखे, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, हाइफन डाल के लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विथ, इसका नाम क्या था, आयोनिल क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विथ आयोनिल क्लोराइड, ब्रैकेट में SOCl2, आयोनिल क्लोराइड ब्रैकेट में SOCl2, कॉमा PCl5 और PCl3, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 और PCl3 to form acid chlorides, to form acid chlorides by the replacement of, to form acid chlorides by the replacement of, by the replacement of OH group by Cl group,
OH group by Cl group. OH group by Cl group. Cl एटम लिखना, Cl कोई ग्रुप थोड़ी ना, Cl एटम, Cl एटम. रिएक्शन लिख लो उसके. RCOOH plus SOCl2 gives RCOCl plus SO2 plus HCl. ठीक है. PCl5 वाला भी लिखते हैं. RCOOH, याद है उसके प्रोडक्ट क्या बनते थे PCl5 में, बाई प्रोडक्ट्स H3PO3 की POCl3. POC, एक Cl यहां दिए, 3 यहां दिए, एक अभी भी बचा है. वहां पे आप जो बोल रहे हो वो बनता है H3PO3. ठीक है. इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखना. RCO CO और यहां पे क्या बच गया आपका O और H, ऐसा है ना. ऐसे ही है ना. ये इसको स्प्लिट क्यों, थोड़ा सा समझाने के लिए रिएक्शन को. तो आपने क्या किया पता है, इसको एक Cl दे दिया, RCOCl को. इसको एक Cl दे दिए, दोनों को एक एक बांट दिए, और बचा हुआ Cl इसने रख लिया अपने पास. तो ये बन गया ये बन गया ये, और ये बन गया. ऐसे याद रखोगे. 5 में 3 खुद रखा और बाकी 2 बांट दिया. एक H को बांटा तो HCl बना, एक RCO को बांटा तो RCOCl बना. समझे क्या. उसका रिएक्शन भी लिखो ना. RCOOH PCl3 वाला प्लस PCl3 गिव्स यू RCOCl. ये तीनों यही बनते हैं, इसलिए कोई Cl बचा ही नहीं. साथ में H3PO, फॉस्फोरस एसिड. ये फॉस्फोरस एसिड है, ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है. फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और ये H के कारण फॉस्फोरस एसिड हो गया. फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, वो तो H3PO4 होता है. ये फॉस्फोरस एसिड है. जैसे सल्फ्यूर में भी ना सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरस एसिड होता है. H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड. वैसे ही फॉस्फोरस एसिड एंड H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड. एक ऑक्सीजन बढ़ेगा तो इक आ जाएगा, अस इक. हो गया ये. लास्ट रिएक्शन, फोर्थ. हाँ, चलो नेक्स्ट. फॉर्मेशन ऑफ क्या बचा, एक कौन सा बच गया, अमाइड्स. सबसे पहले अपन ने फर्स्ट क्या किया था, एनहाइड्राइड. सेकंड किया था हमने एस्टर. थर्ड हो गया क्लोराइड. थर्ड फोर्थ अमाइड्स. फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स. अमाइड्स में तो एन चाहिए ना, एन, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कहां से आएगा, है सीएन से. नहीं तो सीएन से सी भी फ्री में आ जाएगा ना. फ्री सी नहीं चाहिए अपन को. अमोनिया. अमोनिया लाओ ना. अरे अभी तो अमाइड से अमोनिया नहीं निकाले थे क्या, तू तो बोला था इधर अमोनिया निकलेगा. अरे नाइट्राइल लिए थे, नाइट्राइल से अमाइड बनाए थे. अमाइड से जब हमारा एसिड बना था तो साथ में अमोनिया निकला था कि नहीं बाहर. अब वही अमोनिया वापस ले आओ तो अमाइड फिर से बन जाएगा. तो अमाइड को अपन बोलेंगे ले भाई तेरा अमोनिया लिए थे, अमोनिया वापस दे रहे हैं अपन. ठीक है, चलो लिखो. रिएक्ट फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स, हाइफन डाल के लिखना. व्हेन ट्रीटेड विथ अमोनिया, when treated with ammonia, carboxylic acid forms. When treated with ammonia, carboxylic acids form ammonium salt. पहले अमोनियम सॉल्ट बनाएंगे, अमोनियम सॉल्ट, which upon heating lose a molecule of water, which upon heating lose a molecule of water, lose a molecule of water to form acid amides, to form acid amides, to form acid amides, to form acid amides. देखो रिएक्शन जैसा लिखे हैं वैसा ही रिएक्शन करते हैं. ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा अमोनिया. तो पहले रिएक्ट करके देखो, ये एसिड बेस है ना, तो पहले तो सॉल्ट ही बनाएंगे. ये एसिड है, ये लुईस बेस है, तो पहले क्या बनाएंगे दोनों सॉल्ट, RCOONH4, अमोनियम सॉल्ट बनेगा ऐसा. जिसको हीटिंग करने पर
H2 यहां से और O यहां से बाहर हो जाएगा, हीट करेंगे तो वाटर का लॉस हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, RCONH2 प्लस अमोनिया, सॉरी प्लस H2। उल्टा हो रहा है पूरा रिएक्शन, वहां पे अमाइड में पानी डालते थे ताकि एसिड बने, यहाँ एसिड में अमोनिया मिलाकर पानी निकाले हैं ताकि अमाइड बन जाए। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड आने वाला है एक रिएक्शन में अभी इसी में ही, जिसको अपन अमाइंस में भी यूज करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन लिखते हैं इसका, लिखेंगे लेट्स टेक बेंजोइक एसिड। लो पूरा सेम रिएक्शन है, बेंजोइक एसिड लेना है बस। बेंजोइक एसिड लेने बोल रहा हूं मतलब आर की जगह मैं बोल रहा हूं कि एक बेंजीन रिंग लगा दो, ये बाकी रिएक्शन सब सेम है, तो आखिरी जो प्रोडक्ट भी बनेगा उसमें भी बेंजीन रिंग ही रहेगा ना, तो बेंजामाइड, ये क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। पर ये वो रिएक्शन नहीं जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बिल्डअप था उसका, है ना, अब आएगा वो रिएक्शन। हो गया यहां तक? अरे सीधा ये लिख के वो मत लिख देना, ये काम करना है पूरा, है ना। पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ, COONH4 बनेगा ऊपर, बस ये आर की जगह अपन ने बेंजीन रिंग लगा दी, बाकी तो पूरी चीजें सेम है, समझ रहे हो। हो गया, ठीक है। चलो एक और लेंगे, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड मतलब होता है दो COOH आजू बाजू में, यानी कि ऑर्थो टाइप ऑफ, है ना, मतलब ऐसा बनाना, ये उसको बनाना ऐसा पर, है ना, आजू बाजू में है पर ऐसे बनाना, इधर ही बना सकते हो बट ऐसे बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे दो एसिड है ना, तो अमोनिया भी दो नहीं लगेगा, लगा दो दो अमोनिया, तो फिर दोनों में NH4 लगाओगे, लगाओ, दोनों में NH4, COONH4, COONH4 दोनों में ऊपर नीचे, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव होता है, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव होता है दो अमोनिया लगाने के बाद। ठीक है, अब हीट करोगे जैसे वहां कर रहे थे, तो यहाँ पे दोनों दोनों में से पानी निकलेगा बाहर, है ना, तो दोनों में अमाइड आएगा ना, ये दोनों में अमाइड आ जाएगा, CONH2 CONH2। तो अमाइड बना रहे तो यहां तक ठीक है, इसका नाम लिखना, एसिड का नाम है थैलिक एसिड, थैलिक में P साइलेंट है, थैलिक एसिड, तो जो अमाइड बनेगा उसका नाम भी है थालामाइड, TTHALAMIDE, थालामाइड, थैलिक एसिड थालामाइड। PTHAL तो यहीं से आया है, सुन रहे हो क्या, PTHAL, बस ये एसिड था तो एक एसिड लग गया, वो अमाइड है तो अमाइड पूरा लग गया। ठीक है, यहां तक इसका 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल दोगे, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाँ चलो आगे, ठीक है। इसी में आगे एक और काम करना, यहां से ना एक अमोनिया माइनस करना है, एक अमोनिया माइनस कर दो, तो एक अमोनिया माइनस कर रहे हैं ना, तो NH2 नीचे से ले लो, एक H ले लो ऊपर से, तो अमोनिया बाहर, तब भी एक NH तो बचेगा ना, यानी कि कंपाउंड आपका कुछ ऐसे बनने वाला है फाइनली, ये CO, ये CO और दोनों के लिए NH कॉमन, इसका नाम लिखना थालीमाइड, वो थालामाइड था, ये थालीमाइड, तो PTHALIMIDE, थालीमाइड, PTHALIMIDE। इसका यूज अपन अमाइन में करेंगे, ठीक है, याद रखना, वहां पे एक रिएक्शन है हमारा गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन, तो इसको यूज करेंगे वहां पे, ठीक है, इसलिए ये वाला रिएक्शन पढ़े अपन। हालांकि हम तो अभी सिर्फ अमाइड ही बना रहे थे ना, तो हमको कायदे से रिएक्शन को यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए था, ये बन गया हमारा अमाइड, ठीक है, बट ये वाला कंपाउंड हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए अपन ने इसको बनाया है थालामाइड, थालीमाइड। ठीक है, थालामाइड में दोनों में NH2 है, और जब एक अमोनिया हट जाता है तो एक NH जो बच जाता है वो आपका थालीमाइड। ठीक है, थर्ड कैटेगरी, पहली कैटेगरी था H O बॉन्ड H का क्लीवेज, सेकंड कैटेगरी था C बॉन्ड OH का क्लीवेज, थर्ड कैटेगरी रिएक्शन इन्वॉल्विंग
reactions involving COOH group as a whole. Reaction involving COOH group as a whole. Reaction involving COOH group as a whole. मतलब पूरे एसिड को ही ले रहे हैं, तो उसमें अपन एक रिडक्शन पढ़ेंगे. एसिड का रिडक्शन से क्या क्या मिल सकता है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, या अगर ज्यादा करोगे तो एल्केन्स तक भी मिल जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट लिखना है इसमें रिडक्शन. रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन में पहला लिखना रिडक्शन टू एल्केन्स. रिडक्शन टू एल्केन्स. रिडक्शन टू एल्केन्स, हाइफन डाल के. कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन. आपको याद है अपन ने CO को CH2 बनाया था. एल्डिहाइड कीटोन में मैंने आपको यही बोला था ना कि क्लेमेंसन पढ़े थे और उसके बाद वुल्फ किशनर पढ़े थे. याद है, 2 रिडक्शन पढ़े थे वहां पे भी. तो हमने यही बताया था कि CO को अपन CH2 बनाएंगे. अरे तभी तो देखो इथेनल इथेन बन गया था, क्योंकि आपने CO की जगह CH2 डाल दिया था. समझ रहे हो? तो यहां पे अपन को COOH की जगह CH3 लगाना है. ठीक है, तो क्या लिख रहे हो? कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विथ विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड. हाइड्रोआयोडिक एसिड बोले तो HI, ब्रैकेट में HI लिख लेना. कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड HI and red phosphorus, red P, red phosphorus at 473 Kelvin, at 473 Kelvin gives alkane, gives alkane, gives alkane. रिएक्शन लिखना. हमने इस COOH की जगह CH3 रख दिया, बस दैट्स इट. है ना? अगर आपका एसिड रेड्यूस हो रहा है ना, एसिड इज रेड्यूस्ड, तो आयोडाइड ऑक्सीडाइज भी होगा. आयोडीन बन गया ना. आयोडाइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? -1, और यहाँ क्या हो गया? 0. ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है मतलब ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो HI इज इटसेल्फ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और एसिड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू एल्केन. ठीक है, नीचे लिख भी लेना. हियर हियर COOH group, here COOH group is reduced to CH3 group, is reduced to CH3 group. Here COOH group is reduced to CH3 group. ठीक है, इसी में B लिखेंगे रिडक्शन टू एल्कोहल्स. रिडक्शन टू एल्कोहल्स, रिडक्शन टू एल्कोहल्स, रिडक्शन टू एल्कोहल्स. हाइफन डाल देना. using LiAlH4, using LiAlH4, using LiAlH4, CO group of carboxyl group, CO group of carboxyl group. CO को किस में कन्वर्ट करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा? COOH है, अल्कोहल बनाने के लिए CO की जगह क्या आना चाहिए? R या फिर CH2. हो गया ना? देखो अल्कोहल. ठीक है, हाँ. क्या लिखे? यूजिंग LiAlH4, CO group of the carboxyl group, CO group of carboxyl group is reduced to CH2, is reduced to CH2, is reduced to CH2. Reaction RCOOH LiAlH4, या इसकी जगह अपन और यहीं पे लिख रहा हूं मैं, या इसकी जगह हम B2H6 भी ले सकते हैं. B2H6 क्या था? पढ़े अपन इसको.
हाँ तो नाम इसका बताओ ना, हाइड्रोबोरेशन तो रिएक्शन का नाम है, बोरेन, इसको नाम क्या दिया था अपन, बोरेन। और ये दोनों को ईथर में लेना है, gives you RCH2OH, RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल, RCH2OH। ठीक है, तो रिडक्शन के अंदर अपन दो पढ़े हैं, रिडक्शन टू एल्केन, रिडक्शन टू अल्कोहल। रिडक्शन आपका फर्स्ट रिएक्शन है इस कैटेगरी का, ठीक है, और इस कैटेगरी का लास्ट रिएक्शन लिखना, इस कैटेगरी का लास्ट रिएक्शन लिखो, डी कार्बोक्सिलेशन। हाँ, रिडक्शन के अंदर दो लिख लिया ना, रिडक्शन टू एल्केन, रिडक्शन टू अल्कोहल, वो ए और बी हो गया। अब उसी कैटेगरी में सेकंड रिएक्शन, रिडक्शन अगर नंबर 1 दियो तो अगला रिएक्शन नंबर 2 होगा डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। हाँ, दोनों में सॉल्वेंट ईथर रहेगा, ये लोगे तो भी ईथर, डाइबोरेन लोगे तो भी ईथर मिलेगा अल्कोहल। ठीक है, एंड इस कैटेगरी का लास्ट रिएक्शन लिखेंगे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने वाला है, डी, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी अपन क्लास 11 में पढ़े हैं, सोडा लाइम वाला। ध्यान देना, रिएक्शन लिख रहा हूं पहले, फिर लिखेंगे इसके लिए लाइन। ये था आपका RCOOH, जिसको आप ना पहले बेस के साथ रिएक्ट करवा के एक सॉल्ट बनाओगे, RCOONA+H2O, मिल गया आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यही सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको मिलाना है सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO इन द रेशियो 3:1, और ये मिलेगा आपको Na2CO3 और बन जाएगा RH, दिस इज योर एल्केन। समझ रहे? तो क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन बोल रहे हो तो निकला ना एक Na2CO3, दिख रहा है? तो देखो, जो भी आप एसिड लोगे उसमें एक कार्बन कम वाला एल्केन मिलेगा, क्योंकि वो एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर हुआ ना कार्बोनेट के साथ। समझ रहे क्या? मतलब अगर आप प्रोपेनॉइक एसिड लोगे तो आपको इथेन मिलेगा, इथेनॉइक एसिड लोगे तो मीथेन मिलेगा, एक कम वाला, क्योंकि एक तो अपन कार्बन रिमूव ही कर रहे हैं ना। समझ रहे क्या? तो एक लाइन लिखो इसके लिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, sodium salt of carboxylic acid when heated with soda lime, sodium salt of carboxylic acid when heated with soda lime। देखो भरोसा नहीं है कि मेरे ऊपर एक रिएक्शन देख रहा है कि सर ये पढ़ाई की नहीं, सर ये पढ़ाई, इतना भरोसा नहीं है, आखिरी चैप्टर पहुंच गया तो। हाँ, हीटेड विथ सोडा लाइम, ब्रैकेट में लिखो सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO इन द रेशियो 3:1, NaOH प्लस CaO इन द रेशियो 3:1। देखो ये अपन सब लाइन जो लिखते हैं ये आपको लिखना है एग्जाम में, सुन रहे हो क्या? मैंने भी जो 4 रिएक्शन आपको दिए थे, कुछ लोगों ने सीधा रिएक्शन लिख दिया तो मैंने चलो नंबर दे दिए, 2-2 नंबर। बट जब भी ऐसा कुछ रिएक्शन आएगा, डायरेक्ट पूछेगा नेम रिएक्शन, तो उसके लिए पहले एक पैराग्राफ लिखना भी है, और वही जो लिखिए उसको रिएक्शन के फॉर्म में नीचे लिखना है, तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। सिर्फ रिएक्शन लिख के आगे बढ़ जाओगे तो वो इनकम्प्लीट मानेंगे। समझ रहे हो क्या? मतलब आपके हर क्वेश्चन में बाइफर्केशन होता है मार्क्स का, अगर 2 नंबर है तो वो 1 नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में और 1 नंबर होगा रिएक्शन का। अगर आपने डिस्क्रिप्शन छोड़ दिया तो 1 नंबर आपका वही कर गया, जबकि आपको आता था डिस्क्रिप्शन, आप आलस के मारे नहीं लिखे। जब आप रिएक्शन सही लिख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में तो उसी को इंग्लिश में लिखना है, जैसे ये अभी अपन लिखे 2 लाइन, अब इसी को रिएक्शन में लिख देंगे। तो ये दोनों काम करना है अगर कोई आपको पर्टिकुलर रिएक्शन समझाने बोला जाए तो। समझ रहे हैं क्या? ये अपन ऐसी कॉपी भरने के लिए थोड़ा लिख रहे हैं, अगर ये नहीं लिखवाना होता एग्जाम में, मैं सीधा रिएक्शन लिखवा के आगे बढ़ा देता। लिखिए, हो गया ना? क्या लिखे, इन द रेशियो 3:1 undergo decarboxylation to yield alkane, undergo decarboxylation to yield alkane, undergo decarboxylation to give alkane, undergo decarboxylation to give alkane। देखो रिएक्शन जल्दी से, नीचे वाला ना, ऊपर वाला तो वो सॉल्ट बनाने के लिए रिएक्शन है, चाहो तो लिख सकते हो उसको भी, पर अपन कंटेंट में नहीं लिखे उसको, हम कंटेंट में सीधा यही वाला पार्ट लिखे हैं बस। पर उसको बना लोगे ना एसिड से, बेस से सॉरी, या मेटल से ही बन जाएगा।
अभी तो अपन बनाए थे ये 3 बार, ये बनाए थे ना, तीनों जगह एक ही चीज बन रहा था, मेटल से भी, बेस से भी और मेटल कार्बोनेट से भी, सॉल्ट सेम ही बन रहा था। तो कोई भी 3 तरीके से आप ये वाला सॉल्ट बना सकते हैं। क्लियर है? नीचे में लिखना अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली decarboxylation can also be performed by, alternatively decarboxylation can also be performed by, alternatively decarboxylation can also be performed by, can also be performed by Kolbe's electrolysis process. ये भी 11th में पढ़े हैं, performed by Kolbe's electrolysis process. इलेक्ट्रोलिसिस बोल दिया मतलब एनोड कैथोड आएगा वापस से, फिर एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, फिर कैथोड में रिडक्शन होगा, AOCR, है ना, बाय कॉल्बेज, KOLBE, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिस। अभी कॉल्बे अपने एक और पढ़े थे ना पीछे, जिसमें सैलिसिलिक एसिड बनाए थे, कॉल्बेज, है ना, वही कॉल्बे है ये भी। तो कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, इसमें भी देखो सेम सॉल्ट लेंगे, ध्यान देना, सेम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में पानी, एक्वस सॉल्ट, ये इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है ये, अरे बीकर होगा ना, बीकर के अंदर लिक्विड होगा, तो ये वही इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डिप होगा, एक होगा एनोड और दूसरा हो जाएगा कैथोड, ठीक है। तो यहां पे एरो पे लिख देंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। 4 आयन है हमारे पास, क्या हो गया, 4 आयन है हमारे पास, कौन कौन से, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी कि CH3COO नेगेटिव, एंड एक और एन आयन कौन सा है, OH नेगेटिव, और इधर Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। लगेगी इन दोनों के बीच में रेस, है ना, ये जीत जाएगा। तो जब CH3COO नेगेटिव जीत जाएगा, कहां जाएगा ये, एनोड के पास जा रहा है, कैथोड के पास जा रहा है, तो सोचना क्यों पड़ रहा है भाई, एन आयन है तो एनोड के पास ही जाएगा ना, कैटायन कैथोड के पास जाता है, तो एन आयन है एनोड के पास जाएगा, वहां जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर 2 मॉलिक्यूल है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा क्या, 2CH3COO, COO, जो कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है कि नहीं, क्योंकि ये वाला कार्बन अपनी 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा और बना लेगा CH3 प्लस CO2, वो ना डिकार्बोक्सिलेशन। क्लियर है? ये तो हो गया एनोड की बात, ये क्या हो गई, एनोड की बात, जिसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। कैथोड में कौन पहुंचेंगे, कौन कौन से, रेस कौन जीतेगा, कैसे, क्यों जीतेगा वही, ठीक है, पर क्यों, उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, इसका नेगेटिव होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा। तो ये पहुंचा H पॉजिटिव, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखे उसको आते हुए, उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस। कौन बच गए, हारने वाले बच गए ना भाई, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बचा है कि नहीं, स्पेक्टेटर आयंस। तो क्या बना फाइनली, CH3 प्लस CO2 प्लस H2 प्लस NaOH, ये हमारा पूरा ओवरऑल रिएक्शन है which is taking place in these steps. तो कैथोड में हुआ है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है क्या, देखो यहां पे क्या हुआ, जो भी एसिड के सामने R ग्रुप है उसका डबल द नंबर ऑफ का एल्केन मिला है आपको, लेस देन 1 नहीं लिख रहा, वहां लेस देन 1 लिख रहे थे अपन, किसमें, सोडा लाइम वाले में, बट यहां पे आप जितना भी कार्बन का यहाँ पे लोगे ना एसिड, उसका डबल मिलेगा। मतलब सोचो अभी आपने लिया था 1 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप, मैं एसिड की बात नहीं कर रहा हूं, सुन लो, है ना, ये मतलब ऐसे यहाँ पे तो 2 कार्बन है तो 4 वाला एल्किन क्यों नहीं बना, मैं एसिड की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्किल ग्रुप प्रेजेंट इन द एसिड। उस अल्किल ग्रुप में अगर 2 कार्बन है तो डेफिनेटली 4 कार्बन का एल्किन बनेगा, पर यहाँ तो अभी 1 ही कार्बन था ना, तो 2 कार्बन का एल्किन बना, 2 कार्बन और लिए होते यानी कि CH3 COO Na, तो आपको मिल जाता ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, समझे क्या, तो ये वो वुड्स रिएक्शन जैसा है, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द अल्किल ग्रुप, हमेशा इवन नंबर वाला बनाएगा ये, वुड्स का भी तो यही ड्रॉबैक था ना, कि वुड से हम कभी भी
ऑड नंबर वाले कार्बन एटम्स का एल्केन नहीं बना पा रहे थे, बनाने की कोशिश करे थे, बट उसके साथ और भी मिक्स मिल गए थे, 2-3 फ्री में मिल गए थे, जिसको अपन सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। यहां भी वैसे ही इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन में 7 लोग जुड़े थे शुरू में, एक एक करके विकेट डाउन होता गया, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती गई, आधा घंटे में 2 विकेट डाउन, फिर 1 घंटे में 2 विकेट और डाउन, 1.5 घंटे में 5 विकेट डाउन, अभी 2 बचे। आप लोग की मजबूरी है कि डाउन नहीं हो पा रहे हैं, पर कुछ लोग तो दिख रहे हैं डाउन होते हुए मेरे को, है ना विशेष? अरे पूछ रहा हूँ तेरे से मैं, तेरे को सुना बोला कि तू डाउन हो रहा है, उसको बोलते चोर की दाढ़ी में तेरी का। ऐश्वर्या और पूजा डटे रहे लास्ट तक, बाकी लोग ढाए हो। ठीक है, 2 कैटेगरी और है, उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, पर दोनों कैटेगरी में रिएक्शन एक एक ही है। नेक्स्ट क्लास में हम पहले 15-20 मिनट में चैप्टर खत्म कर देंगे, और अगले के 40 मिनट में हम आंसर देंगे। तो क्योंकि इसी का टेस्ट भी है सैटरडे को अगले। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में बस एक क्लास और लेकर के जो 2 रिएक्शन बच गए वो कंप्लीट करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, एक तो कौन सा रिएक्शन है बता पाओगे क्या? एक जो अपन हर बार पढ़ते हैं, हर चैप्टर में पढ़े हैं, एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ चुके हैं, और हिंट चाहिए? एरोमेटिक का रिएक्शन है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। तो भाई उसका नाम याद कर लो, इलेक्ट्रोफिलिक सेकंड लास्ट चैप्टर में आ चुके हैं अपन, और आप लोग को नाम याद नहीं हो रहा उस रिएक्शन का, इलेक्ट्रोसिड्यूशन। क्लोरीनेशन में Cl पॉजिटिव जाकर ऐड होता है, नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव जाके ऐड होता है, सल्फोनेशन में SO3H पॉजिटिव जाके ऐड होता है। समझ रहे क्या? तो सब CH3+ जाके ऐड होता है। तो एक कैटेगरी वो है, और एक कैटेगरी तो